Welcome back, guys. This is our seventh podcast of People's Podcast Pakistan. Abdullah Ali Khan, as usual, with me. क्या हाल है अब्दुल्ला अली खान? ठीक ठाक यार। कैसे क्या जा रहा है टॉपिक है मौसम आज का? लाहौर का? बारिश ही चल रही है यार। बादू बारिश ही चल रही है। और यहाँ तो बहुत शदीद ठंड चल रही है तस्मेनिया में, बहुत ज़्यादा। अभी मैंने हीटर ऑन किया हुआ है कमरे के अंदर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जूलियन असांज इन विकीलीक्स। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हर किसी को विकीलीक्स का नाम तो पता ही होगा, और पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत ज़्यादा विकीलीक्स को डिस्कस किया गया है, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर भी विकीलीक्स, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के बारे में भी विकीलीक्स में बहुत ज़्यादा मवाद मौजूद है। सो जूलियन असांज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जूलियन असांज अभी ही इज़ अवेटिंग ट्रायल इन यूके कोर्ट। और जूलियन असांज के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब्दुल्ला अली खान, उसके मेजर विकीलीक्स के जो थे लीक्स थे, डंप्स थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, एंड होपफुली इस पॉडकास्ट से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मटेरियल ऐसा सीखने, मतलब कि सुनने को मिलेगा जो उन्होंने पहले नहीं सुना होगा। होपफुली हमारा गोल यही है। सो आई विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जूलियन असांज। जूलियन असांज बेसिकली बॉर्न हुआ था in 1971, July 3rd, 1971 in Townsville in Queensland. Queensland is a state of Australia. वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा इसको शौक था कंप्यूटर के साथ खेलने का, यहाँ तक कि इसका हाई स्कूल में इसका हैकिंग नेम था मेंडेक्स के नाम से। अ, अ, इसने छोटी सी एज में, मतलब कि इसने सेवरल सिस्टम्स को पेनिट्रेट किया था और हैक किया था, जिसमें नासा और पेंटागन भी थे। और 1991 में ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ ने इसके ऊपर 31 चार्जेस अप्रूव किए थे ऑफ साइबर क्राइम, जिसमें से इसने मोस्ट ऑफ देम ही वाज फाउंड गिल्टी। मगर इसको जज ने स्मॉल पनिशमेंट दी इन अ फॉर्म ऑफ फाइन, बिकॉज जज ने ये कहा कि ही दिस वाज ऑल डन बिकॉज ही वाज स्टिल यूथफुल, यू नो। आई एम मतलब कि यंगस्टर्स ऐसी हरकतें करते हैं ज़्यादातर। तो उस बार इसके ऊपर ही वाज जस्ट गिवन अ फ्यू स्मॉल फाइन। और उसके बाद से अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, जहाँ से इसने अपनी फिजिक्स की डिग्री हासिल करनी थी। मगर लिटरली फिर जब उसका कोर्स कंप्लीट होने लगा, इसने वहाँ से वो अपना कोर्स लिटरली कंप्लीशन से पहले ही छोड़ दिया, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टेंट इन मेलबर्न। ठीक है, असांज ने विकीलीक्स बनाया था 2006 में। ठीक है, अब ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि असांज, ज़्यादा लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि शायद जूलियन असांज पर्सनली डॉक्यूमेंट्स स्कैवेंज करके लीक करता था, जबकि ऐसा नहीं है। जूलियन असांज ने एक तरह का एक प्लेटफॉर्म वर्ल्ड में बनाया था फर्स्ट टाइम, जिसमें कोई भी इंसान दुनिया में, कोई भी ऑफिशियल जो है वो सीक्रेटली गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकता है विदाउट रिवीलिंग हिज ओन आइडेंटिटी। और जूलियन असांज इससे पहले भी, मतलब कि इसकी हिस्ट्री है ऑफ टारगेटिंग मलेशियस ऑर्गेनाइजेशन सच एज चर्च ऑफ साइंटियोलॉजी। तो ये सो दिसंबर 2006 में इसने अपनी वेबसाइट लॉन्च की विकीलीक्स के नाम से। और इसका जो पहला डॉक्यूमेंट था, इट वाज अबाउट अ सोमाली रेबल लीडर, जिस लेटर में ये था कि शुमाली रेबल लीडर was talking about hiring some mercenaries to assassinate government officials in Somalia। मगर ज़्यादातर लोगों ने उसको ओवरलुक किया, क्योंकि वेबसाइट इतनी क्रेडिबल नहीं थी उस वक्त। और क्रेडिबिलिटी, वेबसाइट की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, डॉक्यूमेंट्स की भी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं थी। तो इसकी जो सारी जो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स की आर्काइव थी, इट वाज ओवरशैडोड बिकॉज ऑफ हिज वेबसाइट बीइंग न्यू। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसने बहुत बड़ी तादाद में इसकी वेबसाइट्स पे लोगों ने आप कह लो कि एक तरह के आर्काइव अपलोड करना शुरू कर दिए यूएस मिलिट्री के, फ्रॉम पेंटागन एंड सीआईए। जिसमें जो बहुत बड़ा जो फेमस है वो है जीटीएमओ, क्वांटमो बे आर्काइव्स। ठीक है, इसमें से वॉल्ट 7 अबाउट सीआईए मैस सर्वेलेंस प्रोग्राम्स। उसके अलावा इसने जो मूवमेंट ऑफ साइंटियोलॉजी थी उसके बारे में, उसको भी टारगेट किया बहुत जबरदस्त तरीके से। सो मैं स्टार्ट करूँगा विकीलीक्स, जूलियन असांज और इसकी, और हाउ ही टारगेटेड Scientology, Church of Scientology. If you guys know about Church of Scientology, it's like a cult. Do you know about Church of Scientology, Abdullah? इट्स अ फेमस चर्च, यू नो। और काफ़ी ज़्यादा फेमस अमेरिकन हॉलीवुड स्टार्स ने इस चर्च को ज्वाइन किया हुआ है, जिनमें से सबसे जो मशहूर है वो था टॉम क्रूज।
अब उसकी कोई एफिलिएशन नहीं है चर्च ऑफ साइंटियोलॉजी से, मगर चर्च ऑफ साइंटियोलॉजी ऑपरेट्स लाइक अ चर्च, बट इट इज़ इन फैक्ट अ कल्ट, यू नो। और इसका बेसिकली जो चर्च ऑफ साइंटियोलॉजी था, इट वाज मेड बाय साइंस फिक्शन राइटर था। उसने ये चर्च बनाया था। और इन लोगों का ये मानना था कि इंसान की जो ह्यूमन ह्यूमन कंडीशंस हैं, दे कैन human conditions and psychological conditions, they all can be solved with the help of science, not by religion but by science. So this church was founded in 1954. सो साइंटोलॉजी मतलब के ऊपर के साथ के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, ठीक है। पहली तो कंट्रोवर्सीज ये हैं कि साइंटोलॉजी चर्च ऑफ साइंटोलॉजी के अंदर मेंटल थेरेपीज हो रही होती हैं, जबकि चर्च ऑफ साइंटोलॉजी के पास एज सच कोई मेडिकल लाइसेंस नहीं है। वहाँ बाकायदा मेडिसन्स और एलएसडीज वगैरह और डीएमटीज वगैरह भी हो रही होती हैं, जबकि एज सच उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है मेंटल थेरेपी का। ना कि उनके पास कोई डॉक्टर्स लाइसेंस है, ना कोई वो एक आपका लोग हॉस्पिटल एक होता है, हॉस्पिटल का एक लाइसेंस होता है, हॉस्पिटल में मेडिसिन ऑपरेट करने का, मेडिसिन कंट्रोल करने का, प्रिस्क्रिप्शंस लिखने का एक वो होता है, एक बाकायदा लाइसेंसेस होते हैं बहुत किस्म के हर कंट्री में। मेरे ख्याल है पाकिस्तान में भी होते होंगे। मगर जो चर्च ऑफ साइंटोलॉजी है इसने हमेशा से इसने इलीगली डील किया है मेडिसिन्स के अंदर और इलीगल प्रैक्टिसेस के अंदर रिगार्डिंग रिवॉल्विंग अराउंड मेडिकल। सो ठीक है। सो a decade before Julian Assange made WikiLeaks, Julian Assange was working in a internet service provider, Australian internet service provider, Suburbia. अब Suburbia की एक साइड जो एक आप कह लो कि उनके पास एक सर्वर्स थे जहाँ बकायदा चैट फॉरम्स होते थे, और चैट फॉरम्स पे लोग बैठ के बातें करते थे इन इन न्यू इंटरनेट डेज। शायद हमें पता ना हो, मगर जब इंटरनेट नया नया आया था तो ज़्यादातर लोग जो थे दे यूज्ड टू इंटरेक्ट इन चैट फॉरम्स, ठीक है। वो चैट फॉरम्स पे बातें करते थे। देयर वाज नथिंग लाइक फेसबुक और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो देयर वाज अ गाय नेम डेविड गराड। He started uploading documents about Scientology on that chat forum, ठीक है। इस पूरे जो डॉक्यूमेंट डेविड गराड ने इस फोरम के ऊपर अपलोड किए, इसमें बाकायदा पूरा स्ट्रक्चर था चर्च ऑफ साइंटोलॉजी कैसे ऑपरेट करता है, इनमें कैसे मतलब कि इनकी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, इनकी जो सेशंस में क्या होता है, इनकी संडे सेशंस में क्या होता है। और बाकायदा एक तरह का पूरा मतलब कि इससे पहले किसी को भी नहीं पता था कि चर्च ऑफ साइंटोलॉजी कैसे ऑपरेट करता है। एंड आफ्टर दिस डॉक्यूमेंट्स वर रिलीज्ड, चर्च ऑफ साइंटोलॉजी एकदम से डेविड गराड के पीछे पड़ गया, ठीक है। दे स्टार्टेड ट्रैकिंग हिम डाउन। दे फर्स्ट अप्रोच्ड Suburban, the internet provider company. Then they approached Julian Assange and they asked them to remove these documents from the internet forum. Julian Assange ने पहले तो मना कर दिया इस बात से, that we won't take these documents down। और Julian Assange ने क्या किया, जिस बंदे ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया कि तुम्हारे पीछे साइंटोलॉजी के लॉयर्स पड़ चुके हैं, ठीक है। एंड दे आर ट्रैकिंग यू डाउन एंड दे विल ट्राई टू स्टॉप यू एंड दे विल ट्राई टू दे विल ट्राई टू they will try to blackmail you in any kind of way possible, ठीक है। अब नाइन ठीक है। मगर उसके बाद क्या हुआ, सब बहुत बड़ा लगे लीगल बैटल चला। लॉयर्स ने काफ़ी ज़्यादा सबर्बन को बंद करना तंग करना शुरू कर दिया, तो उनको इवेंचुअली वो डॉक्यूमेंट्स टेक डाउन करने पड़ गए, ठीक है, सबर्बन वेबसाइट से। उसके बाद क्या होता है, जूलियन असांज अब क्या होता है कि यार ये वही है ना चर्च जो डेमोनिक वर्शिप प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व था, काफी इस पे केस भी बना था काफी, राइट। हाँ यार, इट्स अ वेरी मतलब कि बहुत अजीब सा चर्च है ये, ठीक है। अभी भी और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा, इफ़ यू नो अबाउट अ शो नेम 60 मिनट्स, इट्स अ वेरी फेमस शो। ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है बहुत ज़्यादा। तो 60 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया में भी और 60 मिनट्स अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो इस चर्च के साथ एफिलिएटेड थे, उन्होंने बहुत सारी अजीब-ओ-गरीब कहानियाँ बताई कि इनकी चर्च की सेरेमनीज़ में क्या-क्या होता था, ठीक है। कुछ लोग तो ये बताते हैं कि एक तरह की मतलब कि ऑर्जीज़ होती थी और अजीब-ओ-गरीब किस्म के शैतानिक वर्शिप शो होते थे। इसके अलावा ये अजीब-ओ-गरीब बातों पे यकीन रखते थे, जिनमें से एक बात ये थी कि दे बिलीव्ड दैट जो अर्थ है ये एक तरह की पहले एलियंस की एक वो थी, प्रिज़न थी। एलियंस ने यहाँ रेप्टाइल्स को इम्प्रिज़न किया था, रेप्टाइल्स को।
एंड इवेंचुअली रेप्टाइल्स जो थे वो काफ़ी अक्लमंद हो गए, और अभी भी जो अर्थ को जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो बड़ी फैमिलीज़ हैं, वो ज़्यादातर रेप्टाइल्स हैं, वो ह्यूमंस नहीं हैं। वो शैडोज़ में बैठ के अर्थ को ऑपरेट करते हैं। बड़ा अजीब-ओ-गरीब इसके ऊपर आप कह लो कि ना बहुत ज़्यादा इसके बाद क्या हुआ कि जूलियन असांज ने इसके बाद जूलियन असांज ने इंटरनेट फोरम्स के ऊपर इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया बिफोर मेकिंग विकीलीक्स, एंड he used to target Scientology lawyers directly in these kind of online forums, और इसने खुल्लम खुला उनको क्रिटिसाइज करता था, मगर उसको कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा था इनको एक तरह का टारगेट करने के लिए, क्योंकि ये पहले याद रखा जाए कि जो विकीलीक्स बनने से पहले ही साइंटोलॉजी तथा चर्च ऑफ साइंटोलॉजी इट वाज़ इन जूलियन असांज क्रॉस हेयर्स, ठीक है? जूलियन असांज के पीछे पड़ा हुआ था, एंड ही वांटेड टू टेक दीस गाइस डाउन बिकॉज़ इनके बारे में मशहूर है कि अगर ग्रुप ऑफ साइंटोलॉजी के बारे में कोई भी जर्नलिस्ट कोई भी आर्टिकल लिखता है, ठीक है? कोई भी न्यूज़ आर्टिकल लिखता है, कोई भी इंटरनेट ब्लॉग लिखता है, ये इनका एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स का अपना एक बोर्ड था, अभी भी होगा चर्च ऑफ साइंटोलॉजी का। दे यूज्ड टू फाइंड अबाउट दीस गाइस जिन्होंने लिखा है ये ब्लॉग या आर्टिकल लिखा है। फिर वो काफ़ी अर्से तक इन लोगों की एक्टिविटीज़ देखते थे। फिर इन लोगों के देखते थे कि अगर ये लोग किसी भी तरह की इल्लीगल की एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड है, कोई भी राइटर जिसने साइंटोलॉजी के बारे में कुछ लिखा है, फिर उनको ब्लैकमेल करते थे, और फिर इस तरह ब्लैकमेल करके इनसे सारे आर्टिकल्स वापस डिलीट करवाते थे या फिर वापस निकलवाते थे इनसे, ठीक है? तो इस तरह जब 2008 में ग्रुप ऑफ साइंटोलॉजी साइंटोलॉजी रिलीज़ हुआ, तो मतलब कि 2008 में जब विकीलीक्स बना, तो विकीलीक्स के बनते साथ ही अराउंड 7,000 डॉक्यूमेंट्स ग्रुप ऑफ साइंटोलॉजी के, वो अभी भी विकीलीक्स की वेबसाइट पे मौजूद हैं, जिसमें विकीलीक्स ने बाकायदा फुल तरीके से इनके ऊपर आप तरह के मतलब कि इनके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरह की इनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, इनकी इन्विटेशंस, इनके सारे जो बड़े-बड़े मतलब कि इनका मेंबरिंग सिस्टम होता है, OT1 एंड OT7, OT1 से लेकर OT7 तक होता है। मतलब कि एक होता है ना, एक आप कह लो कि डिफरेंट टियर्स होते हैं मेंबर्स के। जब एक मेंबर ज्वाइन करता है वो OT7 पे होता है, तो उसको किस-किस तरह के काम करने पड़ते हैं सबसे टॉप टियर में पहुँचने के लिए। तो जूलियन असांज ने इस तरह आप कह लो कि मोर देन 100 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी इतने बड़े-बड़े हैं कि 200-200 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें पूरी साइंटोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ साइंटोलॉजी हाउ दे हाउ दे वर्क, हाउ दे डू दिस ऑल काइंड ऑफ बुलशिट, मतलब कि किस तरह ये मेडिकेशंस में डील करते हैं, और किस तरह ये अपने मतलब कि अमीर क्लाइंट्स को बुद्धू बनाते हैं, उनसे पैसे निकलवाते हैं। अब सुनने में भी आया कि इन लोगों ने टॉम क्रूज से भी पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशंस के नाम पे वो भी स्कैम किए हुए इस ग्रुप ऑफ साइंटोलॉजी ने। सो ग्रुप ऑफ साइंटोलॉजी वाज ऑलरेडी ऑन क्रॉस हेयर्स ऑफ जूलियन असांज, एंड विद द हेल्प ऑफ विकीलीक्स मतलब कि एक तरह का नंगा कर दिया था जूलियन असांज ने। और जब जूलियन असांज ने डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया, उसके बाद जब ग्रुप ऑफ साइंटोलॉजी के प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स और लॉयर्स ने इनको अप्रोच किया कि प्लीज़ टेक डाउन दिस डॉक्यूमेंट, सो वी विल डू सम काइंड ऑफ लीगल बैटल अगेंस्ट यू, तो जूलियन असांज ने uh, आगे से और डॉक्यूमेंट रिलीज़ करने की धमकी दी, जिसमें बाकायदा लिखा हुआ था कि हाउ इनके प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स किस तरह जर्नलिस्ट को ब्लैकमेल करते थे, किस तरह उनको हैरेस करते थे, उनकी फैमिलीज़ के बारे में उनको धमकियाँ देते थे। तो एक तरह का कि कि जूलियन असांज के पास इतने डॉक्यूमेंट्स थे कि इस ग्रुप ऑफ आइडियोलॉजी इनसे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद में I think so you should continue about Wall 7. What do you think? After this, I will tell about Guantanamo Bay files. यार ये विकीलीक्स 2006 में फाउंड हुआ है ना? December यार 2006. 2006 से 9 तक ना, बल्कि 2010 तक इसको इतना सीरियस नहीं लिया लोगों ने, बिकॉज ऑब्वियसली इसकी क्रेडिबिलिटी की बात थी और पीपल जस्ट टुक इट एज अ जोक कि ये कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट बैठे हुए हैं हु आर जस्ट फैब्रिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोडिंग देम। लेकिन 2010 में ना लीक हुए थे अफगान वॉर लॉग्स और इराक के वॉर लॉग्स। ये इसके पीछे स्टोरी है चेल्सी मैनिंग की, जो जिसने लीक की है। चेल्सी मैनिंग हु यूज्ड टू बी नोन एज ब्रैडली मैनिंग, वो शी वाज असाइंड एज एन इंटेलिजेंस एनालिस्ट इराक की आर्मी में 2009 में।
और शी ऑल्सो हैड एक्सेस टू क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। तो हुँ, बेसिकली उसने इंफॉर्मेशन लीक की 2000 अर्ली 2010 में, और इट वाज क्लासिफाइड वीडियोस ऑफ US Army soldiers killing citizens in Baghdad and also in the Grenade strike in Afghanistan. तो ये उसने वीडियोस लिखी, यू माइट हैव सीन दैट कि चॉपर है, हेलीकॉप्टर है, उसमें से सोल्जर्स गोलियां मार रहे हैं, सिटीजन्स को मार रहे हैं, ठीक है। तो उसने वो वीडियो लिखी। असल में ये हुआ था, मैनिंग ने जब ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे ना, तो उसने एक ऑनलाइन एक्वेंटेंस एड्रियन लामो के नाम से बंदा था, वो एक अमेरिकन हैकर है, ठीक है बंदा। अब उसको मैनिंग ये कहती है कि इफ़ यू गॉट टू नो दैट द स्टेट इज किलिंग पीपल इन जस्ट अनजस्टली, तो वुड यू रिकंसिडर योर लॉयल्टी, बिकॉज योर लॉयल्टी वाज नेवर टू योर स्टेट, योर लॉयल्टी, द डेफिनेशन ऑफ लॉयल्टी इज के डूइंग गुड फॉर एंड टू द पीपल ऑफ योर कंट्री, राइट। तो लेकिन एड्रियन लामो जो था, ही बिट्रेड हर। उसने इनडायरेक्टली इन्फॉर्म कर दिया आर्मी की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कमांड को, और मैनिंग को कन्विक्ट कर दिया गया अंडर द सेम एक्ट, द एस्पियोनाज एक्ट, जिसके अंडर एडवर्ड स्नोडन, डैनियल एल्सबर्ग वगैरह सबको कन्विक्ट किया गया। तो बिल्कुल। खैर शी वाज जिन कन्विक्टेड अंडर जिनके बारे में दिस हमने लास्ट एपिसोड में स्कैम। डिस्कस किया हाँ, था। ऐसे ही है। हुँ, तो ये मटेरियल के अंदर वीडियोस थी, डॉक्यूमेंट्स थे, कोई 7 लाख डॉक्यूमेंट्स थे, which talked about deaths of 60,000 or to 65,000 civilians. It came to be known as the Iraq war logs and the Afghan war diary. जहाँ तक अफगान वॉर डायरी की बात है, इसमें 90,000 डॉक्यूमेंट्स थे फ्रॉम 2004 टू 2009, जो रिलीज किए गए थे 3 मैगजीन्स को, बेसिकली 3 पब्लिशर्स कह लो आप, न्यूज़पेपर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, द गार्डियन हो गया ब्रिटिश का, और तीसरा था जर्मनी का एक वीकली न्यूज़पेपर आता था, उसका नाम था डर स्पेगल। इन तीनों को ना विकीलीक्स ने भेजे ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, 92,000 डॉक्यूमेंट्स से। इट टॉक्ड अबाउट डेथ्स ऑफ innocent civilians that have been covered up, and how Iraq is funding Taliban militants. इसके अलावा it talked about a secret black unit of special forces who hunts down Taliban leaders for kill or capture without trials. इसके अलावा it also talked about how ये deadly, ये वो तो नहीं है ब्लैक वाटर? वही है ब्लैक वाटर, वो स्पेशल यूनिट था हु यूज्ड टू डू ऑल दोस थिंग्स। और इसके अलावा ब्लैक वाटर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं थे, प्राइवेट प्राइवेट मर्सनरीज नहीं थे, जो कि एक्स सीआईए एजेंट्स या फिर रोग रोग सीआईए एजेंट्स जो होते थे, जिनको मतलब कि जिनके ऊपर ज्यूरिस्डिक्शन यूएस ज्यूरिस्डिक्शन काम नहीं करती थी, और प्राइवेट मिलिशिया थी एक तरह की वो। या इसकी बात है कि ये दिस वाज अ पार्ट ऑफ सीआईए ऑन yeah, मतलब कि it was a एक्टिव part ट्रूप्स of थे। army की special forces. It was called a black unit. तो ओके। या तो इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ दिस ब्लैक यूनिट यूज्ड deadly reaper drones to hunt and kill Taliban targets from remote locations in Nevada. पाकिस्तान की भी बात होती है, पाकिस्तानी एजेंट्स और तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स की बात होती है कि ये लोग मिलते थे रेगुलरली in secret strategy sessions to organize networks of militant groups that fight in Afghanistan against American soldiers in Afghanistan, or also to plot the assassination of Afghan leaders. इसके अलावा ISI की भी बात आती है, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, कि it planned a failed plot to kill Afghan President Hamid Karzai, or talks about attacks on NATO NATO के warplanes, also about a plot to poison the beer supply of Western soldiers in 2008, and also the Indian embassy पे जो बॉम्बिंग हुई थी ना, उसके बारे में भी बात करते हैं कि आईएसआई का इसके पीछे हाथ था। काफ़ी मटेरियल है। इसके अलावा आईएसआई की भी बात करते हैं कि इट सेंट 1000 मोटर बाइक्स टू द तालिबान लीडर जलालुद्दीन हकानी टू कैरी आउट सुसाइड अटैक्स इन अफगानिस्तान। तो ये सारा मटेरियल जो था, चेल्सी मैनिंग, आर यू म्यूटेड? ये सारा मटेरियल ना चेल्सी मैनिंग ने लीक किया था हुँ। 2000 अर्ली 2010 में, और इसके बाद कंस्पिरेसी पूरी फैल गई पूरी दुनिया में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको आर्टिकल्स लिखे, अभी भी पब्लिश्ड हैं। द गार्डियन ने लिखा, और जर्मनी का एक न्यूज़पेपर है, टुक इट्स नेम भूल गया मैं, डर सेगल नाम था उसका। तो उसके बाद से विकीलीक्स बहुत चढ़ा है। एंड फिर उसके बाद केबल गेट की भी बात आती है। वर यू सेइंग समथिंग? नो आई वाज़न्ट। ना, कुछ भी अच्छा, नहीं। तो केबल गेट जो है वो भी, उसके वो भी डॉक्यूमेंट्स थे। बेसिकली
2.5 लाख क्लासिफाइड यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की केबल्स थी which proved that Washington had instructed its diplomats to spy on people working at the United Nations. इसमें सेक्रेटरी जनरल वगैरह आ गया. It also revealed that Arab states had called for airstrikes on Iranian nuclear installations. King Abdullah की बात आती है, who was the ruler of Saudi Arabia, who reported repeatedly urged the US to attack Iran. और वो कहता है कि cut off the head of the snake and destroy its nuclear facilities. इसराइल के लीडर्स, जॉर्डन के, बहरीन के, ये all of them called for action against ईरान. इसके बाद ये भी बताता है केबल गेट डॉक्यूमेंट्स के ईरान जो है उसने ऑब्टेन किए मिसाइल्स फ्रॉम नॉर्थ कोरिया which were capable of attacking Russia and Western Europe. Iran is also said to have 19 North Korean BM-25 missiles. Vault 7 की मैं भी बात करता हूँ उसके बाद. ओके, नो वरीज. सो हाँ, अब यू वर टॉकिंग अबाउट चेल्सी मैनिंग, जो कि विसल ब्लोअर थी. एंड चेल्सी मैनिंग ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये भी किया था अबाउट ग्वांटानामो बे. ग्वांटानामो बे, इट वाज अ प्रिजन बिल्ड आउटसाइड ऑफ यूएस, जहाँ यूएस पूरी दुनिया से एलिजेड जो टेररिस्ट थे उनको किडनैप करके वहाँ पहुँचाते थे, वहाँ वगैरह टॉर्चर करते थे फॉर मैनी मैनी ईयर्स. और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था अनटिल जो चेल्सी मैनिंग ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए विकीलीक्स के ऊपर. सो जब 2011 में डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए, इट वाज रिवील्ड दैट अ लॉट ऑफ यूएस ऑफिशियल्स वर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन टॉर्चरिंग ऑफ innocent civilians, mostly from Pakistan and Afghanistan, जिनमें से एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर भी था और जिसका नाम था अहमद रब्बानी. और मतलब कि वो ऐसा आदमी था कि वो बेचारा ही वॉज जस्ट अ टैक्सी ड्राइवर. उसके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मगर ही वॉज स्टिल टॉर्चर्ड फॉर मैनी मैनी ईयर्स इनसाइड ऑफ गुआंटानामो बे. और इट वाज आउटसाइड ऑफ यूएस बिकॉज ताकि उस पर कोई भी यूएस जुरिस्डिक्शन काम ना करे. ठीक है. और इसमें से सबसे बड़ी बात ये कि गुआंटानामो बे में जब रिलीज़ हुई तो उसमें बाकायदा उन लोगों के नाम लिखे हुए थे, अमेरिकन कांग्रेसमैन के, CIA ऑफिशियल्स के, जिनको जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे. एंड इट वाज आल्सो रिवील्ड दैट अंडर बुश एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 9/11 it was given a green light to build Guantanamo Bay outside of US to transport people from all around the world and torture them in Guantanamo Bay. So, in the name of secrecy and national security, lot of innocent people, like 90 or to 80% of people in these prisons were innocent people. उनको ज़बरदस्ती टॉर्चर किया जाता था, उनसे कहा जाता था कि तुम मतलब कि ऐसे क्राइम्स के ऊपर एडमिट करो जो उन्होंने कभी किए भी नहीं होते थे. इसके बारे में हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, मुशर्रफ डिक्टेटर, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है. इनकी किताब का नाम था मेरे ख्याल में इन द लाइन्स ऑफ वॉर. ठीक है. तो इन द लाइन्स ऑफ फायर या इन द लाइन्स ऑफ वॉर, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट उसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने खुद तस्लीम किया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन CIA देती थी. ठीक है. For capturing alleged terrorists and innocent people from Pakistan and then taking them to Guantanamo Bay. ठीक है. जब ट्रंप ने इलेक्शंस लड़े, ट्रंप ने भी कहा कि मैं गुआंटानामो बे को बंद करूँगा, नहीं बंद हुई. ठीक है. बाराक ओबामा ने भी कहा था उससे पहले, उस वक्त भी बंद नहीं हुई. अब बाइडन ने कहा है आते साथ कि मैं इसको बंद करूँगा, ये जो हम लोग मतलब कि जो जुल्म चल रहा है गुआंटानामो बे में, इसको बंद करेंगे, मगर ये नहीं हुआ. इसमें जो सबसे जो मुझे लिटरली पढ़ के दुख हुआ, इसमें से लिटरली यार, इसमें अराउंड 780 डिटेन्स थे इन गुआंटानामो बे, which were most of them were literally innocent people. उनमें सबसे ज़्यादा जो मुझे अफसोस हुआ और दुख हुआ पढ़ के मोहम्मद अहमद अल काहतानी के बारे में. मोहम्मद अहमद अल काहतानी ही वो मतलब कि सऊदी अरब का रहने वाला था. ठीक है. इसको गिरफ्तार किया अफ़गानिस्तान से जब वहाँ बैटल हो रहा था इन तोरा बोरा इन दिसंबर 2001. और एलिजिडली इसको ये कह के गिरफ्तार किया गया कि ये तालिबान का एक वो था, एक कारिंदा था. एंड ये भी इसको ये कह के एक्स्ट्राडाइट किया गया टू गुआंटानामो बे कि ही वाज द वन हु वाज बीइंग सेंट टू 9/11. मगर फिर एंड में प्लान्स चेंज हुए और फिर उसके बाद में 9/11 की हाईजैकिंग में नहीं भेजा गया. ही वाज टॉर्चर्ड फॉर मोर देन 20 years. Can you believe it? And I will tell you कि उसके साथ क्या क्या हुआ.
According to documents revealed by Chelsea Manning, इसको इसको हर आए दिन मारा जाता था, शदीद किस्म का टॉर्चर किया जाता था बीटिंग्स के ज़रिए, ठीक है? इसको स्ट्रेस पोजीशन मतलब कि किसी बंदे की टाँगें और हाथ हाथ और टाँग एक साथ बाँध देना, ठीक है? उसको निकाल के खड़ा कर देना, इस तरह करके उसको ज़बरदस्ती फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इसको अनकंफर्टेबल पोजीशन पे खड़ा किया जाता था, इसको बर्फ़ के ऊपर लिटाया जाता था, इसकी फैमिली मेंबर्स के बारे में इसको धमकियाँ दी जाती थी कि हम तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को रेप करेंगे, ये करेंगे, इसको नंगा रखा जाता था कॉन्डोमों पे सेल के अंदर, ठीक है? इसके नाखून उखाड़े जाते थे, ठीक है? इसको बर्फ़ के ऊपर लिटाया जाता था, इसको सोने नहीं दिया जाता था, इसके कमरे में लाउड म्यूजिक और वाइट नॉइज़ प्ले की जाती थी फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम लाइक फॉर आवर्स एंड आवर्स सो ही कुडंट स्लीप, ठीक है? उसके बाद इसको ज़बरदस्ती कहा जाता था कि उसामा बिन लादेन से दुआ करके उसको बचाए, ठीक है? लाइक सच बीएस। इसके अलावा जो सबसे बढ़ के जो मुझे काफ़ी ज़्यादा रोना आया कि इसके सामने कुरान पाक की बेहुरमती की जाती थी, इसके सामने मोहम्मद अल कहतानी के बारे में, और इसको लिटरली जो इसको मतलब कि इसको अपने फीसेस खिलाए जाते थे, इसको पिक कहा जाता था रेगुलरली बेसिस पे, इसको उल्टा लटका के मारा जाता था, ये सब लिखा हुआ है विकिपीडिया के ऊपर। इफ़ आई शेयर माय स्क्रीन ओवर हियर, सो आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर, ठीक है? इसको रिपीटेडली स्टैब किया जाता था हर रोज़, ठीक है? वो 9/11 की जो विक्टिम्स थे, उनकी पिक्चर्स इसकी बॉडी पे लगाई जाती थी, ठीक है? और उसको ज़बरदस्ती यूएस नेशनल एंथम पे खड़ा किया जाता था कि खड़े हो। उसे कहा जा मतलब कि उसके सामने गार्ड सिंग करते थे गॉड ब्लेस अमेरिका। जो फीमेल गार्ड थी वो उसको हरास करती थी। और लिटरली यार फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स दीस पीपल लिटरली लाइक एनिमल्स दे टॉर्चर्ड हिम। 2011 में जब डॉक्यूमेंट्स आए उस वक्त भी इन्होंने इसको रिलीज़ नहीं किया एंड दे रिसेंटली रिलीज्ड हिम इन 6th ऑफ मार्च 2022, अभी इसी साल मार्च में इसको रिलीज़ किया है। और वो बेचारा डायरेक्ट अमेरिका गुआंटानामो बे से गया है सऊदी अरब। और सऊदी अरब सोचो कहाँ गया होगा, वो अपने घर नहीं गया, वो एक मेंटल असाइलम में गया फॉर हिज मेंटल ट्रीटमेंट। और लिटरली इफ़ यू सर्च अबाउट मोहम्मद अहमद अल कहतानी के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया पे सर्च करोगे, देयर इज़ नो कोई साइन ऑफ गिल्टी नहीं है कि अमेरिकन मीडिया के अंदर, प्रेस के अंदर कोई इसके ऊपर आर्टिकल्स नहीं लिखे, बीबीसी में कोई इसके ऊपर टिकर नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ। मगर जो जहाँ से सोर्सेज मिली है मुझे, वो भी मुझे ऑथेंटिक सोर्सेज से मिली है, मतलब कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इसके बारे में पूरा आर्टिकल लिखा है कि हाउ ही वाज टॉर्चर्ड। और इसके निकलने के बाद देयर आर स्टिल 38 पीपल हु आर बीन हेल्ड इन गुआंटानामो बे एंड हु आर स्टिल बीन टॉर्चर्ड टू डेट। सो you can assume from this kind of situation like how they treat Muslims and what they think of Muslims। और मुस्लिम्स की मेरे ख्याल में आज की दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं है। मेरे ख्याल में एक एक कुत्ते की ज़्यादा इज्जत होगी एक मुसलमान से। व्हाट डू यू थिंक? गुड क्वेश्चन यार। बहुत मटेरियल है यार। आप विकीलीक्स पे बैठो ना तो आपका पहले तो माइंड फक होगा, फिर आप घुसते रहोगे उसके अंदर। एंड Literally in name of national security what these people are doing is literally international war crimes, ठीक है? इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स करते हैं ये लोग डेली बेसिस पे। और सबसे दुख की बात ये है कि हमारे अपने कंट्री के लोग, पाकिस्तान के लोगों को डिटेन करके लेके जाया जाता है, अफ़गानिस्तान के लोगों को लेके जाया जाता है। और हमारी गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होती है। हमारी गवर्नमेंट को क्या चाहिए होते हैं? जस्ट कपल ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, जिनसे ये जर्नल्स जो हैं बैठे हैं पाकिस्तान में, ये बाहर अपनी प्रॉपर्टीज़ बना सकें, दैट्स इट। और दे डोंट केयर अबाउट अ टैक्सी ड्राइवर और अ कैब ड्राइवर या फिर किसी भी गार्ड, कोई भी बेचारा जो चौकीदार खड़ा होता है गली के किनारे पे, या कोई बेचारा रेडी वाला अफगानिस्तान में, दे डोंट केयर अबाउट देम। व्हाट डू यू थिंक? ऐसे ही है यार, ऑल दीज वॉर क्राइम्स आर कमिटेड इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। मेरी समझ से बाहर है यार। व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी इज दैट? वॉल्ट लाइक व्हाट 7 की काइंड बात ऑफ कर लो आप। वॉल्ट 7 में कोई 27-28 डिफरेंट लीक्स हुई उसके अंदर, जो शुरू हुई 7 अगस्त
7 मार्च 2017 में से। ये एक जोशुआ शल्टे नाम का एक बंदा था जो एक इंजीनियर था इन CIA। उसने ये डॉक्यूमेंट्स लीक किए। इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन इनका एक कॉमन कॉमन एरिया ये है कि इट टॉक्स ऑफ हाउ द CIA यूज्ड मैस सर्वेलेंस, जो कि फ़ोन टैपिंग या टैपिंग स्मार्ट टीवी से वगैरह वगैरह, इंस्टॉलिंग मॉलवेयर वगैरह से वो किस तरह स्पाई कर रही थी ऑन पीपल, ऑन टारगेटिंग पीपल। तो ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होना शुरू हुए, लीक लीक किए गए बाय जोशुआ शल्टे ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम 7 मार्च ऑफ 2017। और ये US की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के बारे में बात करती है कि इट परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, साइबर वॉरफेयर वगैरह। इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि इट हैक्ड एप्पल्स आईफोन्स एंड मैक्स। ये सोनिक स्क्रू ड्राइवर नाम का एक मॉलवेयर इंस्टॉल इन्होंने बेसिकली यूज़ किया था, विच कुड बाईपास एप्पल्स पासवर्ड फर्मवेयर प्रोटेक्शन। इसके अलावा वीपिंग एंजल भी एक है। काफ़ी ये जो है ना, वॉल्ट 7 8 प्राइमरीली रिवॉल्व्स अराउंड हैकिंग टूल्स एंड मालवेयर। इसमें से वीपिंग एंजल एक हैकिंग टूल था विच वाज डेवलप्ड बाय द CIA एंड MI5, एंड इट यूज्ड टू एक्सप्लॉइट सब अ सीरीज ऑफ स्मार्ट टीवीज। कि अगर तो उसमें ये मालवेयर इंस्टॉल्ड है ना वीपिंग एंजल के नाम से, तो इट कुड रिकॉर्ड इवन इफ इट्स ऑफ, अगर टीवी ऑफ भी है तो इट यूज टू रिकॉर्ड ऑडियो एंड ऑल्सो वीडियो, and it used to kind of send that to the CIA servers. इसके अलावा एक वायरस था आर्किमिडीज वायरस जो CIA ऑपरेटर्स ने यूज़ किया, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना LAN के ब्राउजर सेशंस को। फॉर एग्जांपल, इफ यू ओपन अ वेबसाइट राइट नाउ, यू टाइप एनीथिंग यू वांट, तो बिफोर इट redirects you to the web page, that session would be sent to a computer held by the CIA before it is redirected to you. इसको कहते हैं MITM, मैन इन द मिडल अटैक। तो इस तरह के काफ़ी आपको और वायरसेस और मॉलवेयर्स के बारे में पता चलता है बाय रीडिंग वॉल्ट 7। इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव भी कह सकते हो आप, इंटरेस्टिंग सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और आपको ये भी पता चलता है कितने टाइप्स ऑफ हैकिंग टूल्स हैं जिनका आपको पता नहीं था। ये बेसिकली जॉश शोल्टे एक CIA इंजीनियर था, उसने लॉन्च किया, सॉरी लीक किया, और ये अभी जुलाई 2022 में कन्विक्ट हुआ है। अभी 8 जुलाई को हुआ है, अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है, अंडर द सेम एस्पियनाज एक्ट। पहले भाई गायब हो गए थे अब उनको पकड़ लिया गया। So sad, and yet we can do nothing. So, what do you think about Julian Assange at the end of this? This is first of all, keeping in mind this is not our first and last podcast about Julian Assange. My second podcast with Julian Assange के ऊपर होगी, क्योंकि अभी हमने काफ़ी कुछ कवर नहीं किया। अराउंड हमने मेरे ख्याल में मुश्किल से 20 to 25% ऑफ डेटा हमने कवर किया होगा। उससे जुलियन भी कम है, असांज, बहुत डेटा हाँ, है। अभी तो बहुत कुछ है। जब जुलियन असांज एक्वाडोरियन एम्बेसी के अंदर, जब इसने जाके पनाह ली थी, उस वक्त क्या हुआ, जब ये 8 साल के लिए वहाँ था इन UK इन एक्वाडोरियन एम्बेसी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इसको एक्स्ट्राडाइट करने का प्लान बनाया था KGB, MI6 और CIA ने। बकायदा एक शूट आउट प्लान हुआ था एक्वाडोरियन एम्बेसी के ऊपर कि किस तरह उस पर हमला करके उसको वहाँ से निकाला जाएगा। और लिटरली यार, मेरे ख्याल में दिस गाय इज़ अ रियल हीरो, है कि नहीं? मेरे ख्याल में अगर दुनिया में बात की जाए किसी भी सच्चे जर्नलिस्ट की, तो मेरे ख्याल में सबसे टॉप पे इसका नाम आएगा, है कि नहीं? ही डिड नथिंग येट, मतलब कि उसने जो भी उसने रिलीज़ किया, उससे मासूम लोगों को ही मदद मिली है। अगर किसी डॉक्यूमेंट से किसी करप्ट इंसान को या किसी करप्ट ऑफिशियल को मदद मिली हो, तो बंदा कहे भी लाइक ही इज़ नॉट अ गुड जर्नलिस्ट। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स रियली सैड कि उसके साथ क्या हो रहा है। ही स्टिल वेटिंग ट्रायल। American CIA wants to put him behind bars for 157 years. It's like just like life imprisonment, and he's still awaiting trial. मेरे हाल में अगले 1-2 महीने में हमें ट्रायल के बारे में मालूम हो जाएगा। एंड आई विल मेक अ स्पेशल प्लेलिस्ट अब्दुल्ला, आपके चैनल पे हम लोग अब स्पेशल प्लेलिस्ट बनाएंगे, और जैसे जैसे इसका केस प्रोसीड होगा, हम उस प्लेलिस्ट में नई नई पॉडकास्ट डालते रहेंगे। डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग अब्दुल्ला? यार यही बात है ना कि द फैक्ट कि दिस मैटर इज डिबेटेबल कि वेदर दिस मैन वाज अ ट्रेटर और नॉट अ ट्रेटर इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू कि व्हाट काइंड ऑफ ब्रेन वॉश्ड पर्सन वुड बिलीव कि अच्छा ये बंदे ने गद्दारी की थी। हिज लॉयल्टी वाज नेवर टू हिज स्टेट, हिज लॉयल्टी वाज फॉर द गुड ऑफ द पीपल, राइट?
उसकी मैंने तो आप एग्ज़ाम्पल वही यूट्यूब दी के थी अभी। इंटरव्यूज़ खोल लो ना, लोग लिख रहे हैं, गालियाँ लिख रहे हैं। अब सीआईए बल्कि इंटरव्यूज़ में खुद बोलती है टॉक शोज़ पे कि यार हम इसको छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे इसको। वेयर इज़ दैट कमिंग वही फ्रॉम? ना आई डोंट यार, अंडरस्टैंड। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एग्ज़ाम्पल मैंने दी थी मैं हमारे पॉडकास्ट से पहले भी। अगर एक बंदा इंडिया में एक जर्नलिस्ट बैठ के वीडियो बनाता है कि किस तरह मैं इंडियन आर्मी इज़ कैरिंग आउट मैस जेनोसाइड अगेंस्ट कश्मीरी मुस्लिम्स, ठीक है? और वो साथ में बताती है कि हमारी जो आर्मी और हमारी गवर्नमेंट है किस तरह मुसलमानों को मार रही है। कहने को तो वो सच होगा वो सच। इट विल बी 100% फैक्ट, मगर इट वुड बी 100% फैक्ट, मगर प्रॉब्लम क्या होगा? वो अपने ही कंट्री में ट्रेटर के नाम से या एंटी स्टेट के नाम से लोग उसको लेबल करना शुरू कर देंगे। क्यों लोग कहेंगे? क्योंकि ही इज़ टॉकिंग अगेंस्ट आवर स्टेट, ठीक है? तो जर्नलिज्म में प्रॉब्लम ये है कि आप जानते भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपके ऊपर एंटी स्टेट का टैग लग जाएगा। और जिस तरह के आजकल पाकिस्तान में कितने सारे जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, कोई भी किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के इदारे के बारे में बात नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो। चाहे बाकायदा पहले तो हम सुनते थे भई कि 1996 में झांगा-मांगा हुई थी पाकिस्तान में, हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी। अब तो पाकिस्तान में हर 2 महीने बाद हॉर्स ट्रेडिंग हो रही होती है। चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस हों, चाहे वो पंजाब असेंबली के इलेक्शंस हों। मगर अब तो बहरहाल में ये हमें एग्जाम्पल अपने मुल्क से मिल रही है कि नहीं? वही जर्नलिस्ट जो कल तक पाकिस्तान फ़ौज के सबसे पसंदीदा जर्नलिस्ट थे, जो एस्टेब्लिशमेंट के सबसे पसंदीदा जर्नलिस्ट थे, आज उन्हीं के ऊपर पर्चे किए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सो दिस इज़ हैपनिंग, दिस विल कंटिन्यू टू हैपन, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता दुनिया के हालात ठीक होंगे, हालात ख़राब से ख़राब ही होते रहेंगे। ऐसे ही है यार, आई बिलीव द सेम। ओके, मैं नेक्स्ट अब इस एपिसोड को यहीं वाइंड अप करते हैं। हम थोड़ी-सी एपिसोड छोटी बनाई थी, but we will try our best to make the next episode as long as possible, maybe 1 hour. Yep. और उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मोर लाइक वॉल 6 वॉल 5 और भी बहुत ज़्यादा कुछ है। जुलियन असांज का टाइम पीरियड इन इक्वेडोरियन एम्बेसी एंड हिज वेटिंग ट्रायल, हाउ ही वाज कैप्चर्ड फ्रॉम इक्वेडोरियन एम्बेसी, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। टिल देन, अब्दुल्ला अली खान ब्रो, टेक केयर। खुदा या हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, टेक थैंक यू केयर। वेरी मच।